हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेस द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पशु परिचर भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, पेपर के पैटर्न को लेकर के भी हम बात करेंगे, इसके अंदर टोटल ओवरऑल अटेंडेंस क्या रही उसको लेकर के भी हम बात करेंगे, पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है उसको लेकर के बात करेंगे। 6 शिफ्ट के अंदर जो आपका पेपर 1, 2 और 3 दिसंबर को ऑर्गेनाइज करवाया गया, उन 6 शिफ्ट का एनालिसिस भी हम यहां पर करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर के हम बात करेंगे। इसके अलावा जो आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है उसको लेकर के भी बात हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाली है। चाहे वो आपके ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपके रिजल्ट से लेकर के कोई इंफॉर्मेशन हो, चाहे स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, ये सारी की सारी पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलने से पहले हम कुछ चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर के यदि हम बात करें तो टोटल इसमें जो पोस्ट है आपकी वो है 5,934 वैकेंसी, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया के अंदर 5,281 वैकेंसी, और जो टीएसपी एरिया है इस टीएसपी एरिया के अंदर 653 वैकेंसीज हैं, यानी कि जो ओवरऑल अपनी वैकेंसीज हैं वो हैं 5,934 वैकेंसी। यदि हम इसके पैटर्न को लेकर के बात करें तो पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो 6 शिफ्ट के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए वो 150 क्वेश्चन पूछे गए, और ये आपके 150 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन जो था वो 1 नंबर का था, और इसमें जो आपका टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया गया वो था 3 घंटे का, यानी कि इन 150 क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 घंटे का टाइम दिया गया। और इसके अंदर जो निगेटिव मार्किंग थी वो निगेटिव मार्किंग थी 1/4, यानी कि 25% इसके अंदर निगेटिव मार्किंग थी। अब दोस्तों, यदि हम बात करें इसके अंदर अटेंडेंस को लेकर के यदि हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो थे जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था उनकी संख्या है आपकी 17,63,897, यानी 17,63,897 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इस फॉर्म को भरा था। लेकिन अटेंडेंस क्या रही? अटेंडेंस इसके अंदर रही 59.67%। आप कह सकते हो कि तकरीबन 60% इसके अंदर अटेंडेंस रही। वैसे अटेंडेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं रही, एक नॉर्मल सा रेशियो आपका अटेंडेंस का रहा। तो कई बार क्या होता है, कैंडिडेट ऐसा सोच लेते हैं कि अटेंडेंस कम है तो कट ऑफ भी कम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। अटेंडेंस का कभी भी आपकी कट ऑफ पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पेपर देने कौन से कैंडिडेट नहीं जाते जिनकी या तो तैयारी नहीं होती, या फिर वो जोश जोश में आकर के फॉर्म भर देते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते, तो जैसे ही एग्जाम आता है तो वो पेपर देने नहीं जाते। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी होती है लेकिन वो पेपर देने नहीं जा पाते। कुछ एक आध मजबूरियां ही ऐसी होती हैं जिसके कारण पढ़ने वाला कैंडिडेट पेपर देने नहीं जाता, लेकिन जो पेपर देने जाते हैं वो अधिकांश कैंडिडेट ऐसे ही होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, और पेपर देने वो कैंडिडेट नहीं जाते जिनकी तैयारी नहीं होती। जैसा आप सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में देख लो, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अंदर अटेंडेंस केवल और केवल 53% थी, लेकिन जो आपके टाइपिंग को लेकर के जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 74% कट ऑफ गई थी, यानी कि अटेंडेंस का कोई रोल नहीं रहा। तो वो की वो बात आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी, अटेंडेंस का आपकी कट ऑफ के ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
तो ये तो बात कर ली हमने इसके अटेंडेंस को लेकर के। यदि हम पर सीट कंपटीशन को लेकर के बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, तो लगभग बार 2 गुना कैंडिडेट्स को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बुलाया जाता है। लेकिन अभी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कुछ भर्तियां करवाई गई, जैसे आपकी महिला सुपरवाइजर की भर्ती थी, महिला सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती थी, इसके अलावा सूचना सहायक भर्ती थी। तो इनके अंदर 1.5 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया गया था। वैसे अधिकांश बार 2 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा या 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ये डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले विभाग पर। तो हम यहां पर यही मान करके चलेंगे कि 2 गुना कैंडिडेट्स को यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो हम बात करेंगे दोस्तों पर सीट कंपटीशन को लेकर के। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपकी, वो है 5934 वैकेंसी। यदि 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है तो अपने पास आएगा 11,868, यानी कि 11,868 उन कैंडिडेट्स की संख्या है जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बुलाया जाएगा। तो टोटल कितने कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया, ये पेपर दिया आपके 10,52,566 कैंडिडेट ने। इसमें आप डिवाइड करोगे 11,868 का, तो अपने पास 88.68 आएगा, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया 89, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक सीट के ऊपर 89 कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। अब हम बात करेंगे शिफ्ट के एनालिसिस को लेकर के। जो 6 शिफ्ट के अंदर आपका पेपर ऑर्गेनाइज करवाया गया अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, कौन सी शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था, कौन सी शिफ्ट का पेपर टफ था, ये सारी की सारी बात अब हम शिफ्ट एनालिसिस के अंदर करेंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में किस शिफ्ट को फायदा मिल सकता है वो बात भी अब हम अभी करेंगे। जैसे बात करें हम शिफ्ट एनालिसिस को लेकर के, यदि शिफ्ट एनालिसिस की बात करें तो जो आपकी 1 दिसंबर की मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, जो पहली शिफ्ट थी, उसकी यदि बात की जाए तो उसका जो पेपर था वो आपका इजी था। ऐसे ही यदि हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट का पेपर, हालांकि सेकंड शिफ्ट का पेपर भी इजी था, लेकिन यदि हम इसकी तुलना फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के साथ करें तो फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में इसका पेपर थोड़ा सा अच्छा था। यानी कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है इसको आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, इजी टू मॉडरेट। ठीक है दोस्तों, जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सा टफ है। ये अलग बात है कि सेकंड शिफ्ट के अंदर तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट से ऐसे के ऐसे उठाकर सेकंड शिफ्ट में चिपका दिए गए थे। जैसे एक तो आपका लू वाला क्वेश्चन था, एक आपका रायका वाला क्वेश्चन था, इसके अलावा जनरल साइंस के 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन थे। कुल मिलाकर के 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी पूछे थे और सेकंड शिफ्ट के अंदर भी पूछे थे। एक लू वाला क्वेश्चन ऐसा था जो आप 2 शिफ्ट को हटा दो, उसके अलावा बाकी की जो 4 शिफ्ट बची उन 4 शिफ्ट के अंदर एज इट इज उठा करके पूछा गया था। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी 1 दिसंबर वाली जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके जो कैंडिडेट्स थे उनको पेपर का पैटर्न पता नहीं था कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब पेपर का पैटर्न पता नहीं होता तो उस दौरान क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस होता है। तो आप जब भी पहली शिफ्ट को देखोगे ना तो पहली शिफ्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो स्कोर बनता है ओवरऑल कैंडिडेट्स का वो आपका थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपकी सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, फिफ्थ शिफ्ट और जो सिक्स्थ शिफ्ट है, जो 6 शिफ्ट हैं बाकी फर्स्ट शिफ्ट को छोड़ के, तो उनके अंदर जो आपका काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके रिपीट हुए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट की हमने बात की, सेकंड शिफ्ट की हमने बात की, हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट को लेकर के।
यदि हम थर्ड शिफ्ट की बात करें, जो आपकी 2 दिसंबर की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी, तो इसका जो पेपर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप हार्ड बोल सकते हो। यदि हम फोर्थ शिफ्ट को लेकर के बात करें, फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर है आपका, वो भी आपका इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। यदि हम फिफ्थ शिफ्ट की बात करें, तो फिफ्थ शिफ्ट का जो आपका पेपर है, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट है। और जो आपका सिक्स्थ शिफ्ट का जो पेपर है, उसको भी दोस्तों आप मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हो। और नॉर्मलाइजेशन का यही रूल होता है कि जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है, उस शिफ्ट को तो थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, और जिस शिफ्ट का पेपर इजी होता है, उस शिफ्ट के कैंडिडेट्स को थोड़ा सा नुकसान होता है। भाई जो आपकी थर्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं, जो यहाँ पर थोड़ी हार्ड थी, तो थर्ड शिफ्ट जो हार्ड है और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में जो हार्ड शिफ्ट होती है, उनके कैंडिडेट्स के नंबर कहीं ना कहीं थोड़े से कम ही बनते हैं। भी पेपर हार्ड होगा तो जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे उनकी संख्या कम होगी, तो जो कैंडिडेट्स होंगे कुछ नेगेटिव क्वेश्चन कर देंगे, तो उसके कारण हार्ड शिफ्ट के कैंडिडेट्स के नंबर थोड़े से कम बनते हैं। जो शिफ्ट थोड़ी इजी होती है, उनके नंबर कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा बनते हैं। तो जो आपके ज्यादा नंबर जिस शिफ्ट में बनते हैं, उनके नंबर तो थोड़े से कम कर दिए जाते हैं, और जो हार्ड शिफ्ट होती है उन कैंडिडेट्स के नंबर थोड़े से नॉर्मलाइजेशन के दौरान बढ़ा दिए जाते हैं। ओवरऑल जो नंबर देखा जाए, उनका लेवल इक्वल किया जाता है, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। तो ये तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को अपनाने का। तो यहां पर देखा जाए तो जो आपकी थर्ड शिफ्ट है, ये आपकी थोड़ी हार्ड है, तो इस शिफ्ट को आपके नॉर्मलाइजेशन का प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इजी शिफ्ट है, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है एक आध नंबर काट दिए जाए। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड है, उसको थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जिस शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी है, उसका हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हो जाए। और यहां पर यदि हम सिलेक्शन की बात करें, तो यहां पर सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा जिसने इजी क्वेश्चन को तो बिल्कुल गलत नहीं किया। इजी क्वेश्चन उसने सारे के सारे सही किए हैं। इसके अलावा मैथ और साइंस का जो वेटेज है, वो इस पेपर में ज्यादा है। जिस कैंडिडेट ने मैथ और साइंस का जो पेपर है, उसको बहुत ढंग से कवर किया है, उसके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किए। इसके अलावा जो जीके का पोर्शन था, उसको भी कहीं गलत नहीं किया। तो जिस कैंडिडेट ने जीके को सही किया, मैथ को सही किया, आपके साइंस को सही किया, आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी उसी कैंडिडेट का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, उस अनुमानित कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेट्स की रह सकती है। तो दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, ये एक पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद में आपको बताई जा रही है। कभी ऐसा नहीं होता, देखिए कहीं आपने देखा होगा, जैसे ही आपके 6 शिफ्ट का पेपर लगा, उसी रात में लगातार कट ऑफ बतानी शुरू हो जाती है कि कट ऑफ इतनी इतनी रहने वाली है। जबकि दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। एक एनालिसिस के बेसिस पर ही कट ऑफ डिसाइड की जाती है, और एनालिसिस के दौरान थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम आपको कट ऑफ डिलीवर कर रहे हैं, हो सकता है कट ऑफ आपको थोड़ी सी इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाए, जैसा अधीनस्थ बोर्ड में प्रचलन है, जैसा चला आ रहा है। लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आपको एक सटीक कट ऑफ ही बताई जाए। तो दोस्तों, अब कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कैटेगरी की, यहां पर बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की, यहां पर हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की। तो सबसे पहले यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके नंबर यदि 115 से 118 बन रहे हैं, तो वो अपने आप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ मान सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ बता रहा हूं, 2 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ बता रहा हूं। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ रह सकती है, वो आपकी 110 से 113 नंबर। जो ऐसा बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 130 से 135 चली जाएगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतनी ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो आपका सेफ स्कोर रह सकता है, वो 113 से
116 नंबर। इसके अलावा यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, उसके लिए एक सेफ स्कोर जो आपका रह सकता है वो 108 से 111 नंबर रह सकता है। यदि बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी जनरल के इक्विवेलेंट ही देखने को मिल सकती है। तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 114 से 117 नंबर। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ 109 से 112 नंबर तक जा सकती है। यदि बात करें एमबीसी कैटेगरी को लेकर, तो एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी 112 से 115 नंबर तक जा सकती है। यदि बात की जाए एमबीसी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर, तो 107 से 110 नंबर। इसके अलावा यदि हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपको 107 से 110 नंबर तक देखने को मिल सकती है। यदि एससी कैटेगरी के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए, तो 102 से 105 नंबर। फॉर एसटी कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स की यदि बात करें, तो 105 से 108 नंबर। और जो आपकी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके 100 से 103 नंबर। तो इस हिसाब से दोस्तों कुछ आपकी कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रह सकती है। अब जब आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, जब आपकी प्राइमरी आंसर की जारी की जाएगी, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके नंबर कुछ बढ़ेंगे भी और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके नंबर कुछ कम भी होंगे। तो उस दौरान जो आपकी कट ऑफ है उसके अंदर भी आपको थोड़े से वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो ऑफिशियल आंसर की जारी की होने के बाद में क्या कुछ वेरिएशन कट ऑफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं, उसकी बात हम करेंगे जब ऑफिशियल आंसर की जारी होगी तब। फिलहाल के लिए दोस्तों जो एक एनालिसिस के बेसिस पर कट ऑफ रह सकती है वो हमने आपके सामने रख दी है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और शानदार सी अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।